छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा टीचर भर्ती हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के आने के बाद बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या हमें फिर से वेरिफिकेशन के लिए एक नया आईडी बनाना पड़ेगा या व्यापम में हमने जो आईडी बनाया था वही काम में आएगा। ये जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों पे हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस नोटिस में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। नमस्कार दोस्तों, प्रथम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्कूल शिक्षा विभाग के उस नोटिस पर नज़र डालते हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट पे देखें तो यहाँ पर लिखा गया है इसके विषय के बारे में कि सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रशासकीय अनुमोदन विषयक। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शिका के संलग्न प्रारूप पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि इस मार्गदर्शिका का जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो समाचार पत्र, नोटिस बोर्ड और विभाग की वेबसाइट द्वारा किया जाएगा। आगे अगर देखें तो इस डॉक्यूमेंट में स्कूल शिक्षा विभाग के ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना eduportal.cg.nic.in यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अर्थात जब भी हमारा जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा तो उसकी सूचना हमें या तो वेबसाइट के थ्रू या समाचार पत्र के थ्रू मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार जो है वो सूची जारी की जाएगी और वो सूची भी एजू पोर्टल यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ यथासंभव, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आए, लेकिन हो सकता है कि व्यापम ये कोशिश करेगा या डीपीआई ये कोशिश करेगा कि आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं व्यापम में उसके थ्रू आपको वेरिफिकेशन की सूचना दी जाएगी। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें लिखा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि आपने अभी तक अपने व्यापम के आईडी पर आधार का वेरिफिकेशन नहीं किया है तो व्यापम के आईडी पे लॉगिन कीजिए और वहां पर आधार वेरिफिकेशन का जो टैब है उसमें जाकर अपना आधार वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं होता है तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके लिए डीपीआई के द्वारा अलग से नोटिस जारी की गई थी। अगर आपको आधार वेरिफिकेशन करना नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएँ। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के वेबसाइट पर आपको अपने व्यापम के आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं की जानकारी दी होगी। उस डैशबोर्ड पर ये लिखा होगा कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे और उसका डिटेल होगा कि आपने शिक्षक का दिया होगा तो आपके आईडी में शायद शिक्षक का ही दिखे। अगर आपने शिक्षक के साथ साथ सहायक शिक्षक का दिया होगा तो दोनों दिखेंगे। अगर आपने तीनों एग्ज़ाम दिए होंगे तो तीनों का ऑप्शन होगा। सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। तो तीनों पोस्ट में देखें तो सबसे पहले जो लेक्चरर पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग पहले की जाएगी और इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित होंगे, मतलब उनका एक लिस्ट आ सकता है और वही लोग काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने, दस्तावेज सत्यापन का राउंड, प्रीफ्रेंस फिलिंग विंडो, प्रीफ्रेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा। यानी कि आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो उस पर ये सारे जो ऑप्शन है वो आपको शो हो जाएंगे। राउंड का आशय दस्तावेज सत्यापन का चरण, यानी कि ये जो दस्तावेज सत्यापन का राउंड लिखा है ये वेरिफिकेशन के लिए है। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि। प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले आपका काउंसलिंग होगा, फिर आप उसमें प्रेफरेंस डालेंगे और प्रेफरेंस डालने के बाद या तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया लास्ट होगी, मतलब आपको जब स्कूल आवंटित किया जाएगा उस टाइम से पहले तक आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक डेट होगा, उस डेट के बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जो स्कूल का सिलेक्शन है वो प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते। एक्शन में फील्ड प्रेफरेंस में एंटर करने पर
अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फ़ोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगा। इसके नीचे दिए गए 2 बॉक्स में से प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं को चयन करेंगे जो द्वितीय बॉक्स में योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। आपको एक्शन में जाना होगा, उसके बाद आपको अपना जो डिटेल है वो शो होगा। उसके बाद आपको जो जिला या आपको ब्लॉक जो पसंद है वो चूज़ करेंगे जहां आपको पोस्टिंग चाहिए। उसके बाद उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी स्कूल होंगे उन सब का नाम दिया होगा जिसे आप प्रेफरेंस वाइज नंबर देते जाएंगे। अभ्यर्थी योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका मतलब वही है, आप किसी स्कूल को पहले क्रम में रखना चाहते हैं तो उसको ऊपर ले सकते हैं, जिसे दूसरा नंबर पर रखना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके आप या फिर नंबर वाइज 1-2 कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं प्री बीएड एग्ज़ाम के बाद जैसे बीएड कॉलेज के सिलेक्शन के लिए होता है, ये उसी प्रकार से होने वाला है। तो थोड़ा बहुत शायद आप उस प्रोसेस से फेमिलियर होंगे, तो ऐसे में आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह सिलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। जितने भी स्कूल के लिस्ट होंगे उनको आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप उन्हें प्रेफरेंस वाइज नंबर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक उनका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रेफरेंस दे देगा। इसका मतलब है कि जैसे आपको 50 स्कूल दिए गए होंगे, उसमें से आप 10 को सिलेक्ट करते हैं कि 1 2 3 4 करके यदि आप प्रेफरेंस वाइज उसमें रख लेते हैं, उसके बाद अगर 40 को आप प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप किसी एक स्कूल को 11वें नंबर पे, किसी को 12वें में, किसी को 13वें में, ऐसे करते करते प्रेफरेंस दे देगा। अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें प्रायोरिटी अपडेट ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जितने भी स्कूल आप सेलेक्ट किए होंगे उन सब का लिस्ट होगा जिसे आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा। इस बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि ये जो लास्ट डे है उसके पहले तक आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से या रैंडमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। अगर आप किसी कारणवश लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो आपका जो नौकरी है वो जाने वाला नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में आपको अपनी पसंद की जो स्कूल है वो मिल पाए या ना मिल पाए इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो अपने हिसाब से आपको स्कूल रेंडमली अलॉट कर देगा। यदि आपका नाम सिलेक्शन सूची में है और आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो पर भी आपको एक स्कूल मिलना तय है। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्व होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना होगा, अन्यथा वे चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो जैसे ही काउंसलिंग का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा उसके बाद आपको स्कूल मिलेगा। अब स्कूल का जो डिटेल है वो उसमें दिया होगा। अगर ऐसा होता है कि आपको वह स्कूल पसंद नहीं आता और आप उसे लेना नहीं चाहते तो इस कंडीशन में आप उस प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी स्कूल अलॉट होता है उसे आपको लेना ही लेना है, आप मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय दिवस में किया जाएगा। जैसा ही स्कूल आपको आवंटित हो जाता है उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा दस्तावेज सत्यापन के लिए। उसे लेकर आपको जो दिया गया होगा आपका डिटेल कि आपको कहाँ जाना है, या तो जिला वाइज में ग्रेड 3 हो सकता है, जिले वाइज में, या ब्लॉक स्तर पे आपको जाना होगा। जो ग्रेड 2 वाले हैं उनको संभाग स्तर में, और जो ग्रेड 1 है वो DPI जाना होगा। एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि इस पर दिया गया है कि आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पहले स्कूल अलॉट हो जाए उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात है, क्योंकि यदि आपका अगर वेरिफिकेशन बाद में होता है, स्कूल अलॉटमेंट पहले हो जाता है, तो ये एक समस्या वाली बात है। क्योंकि अगर आपको जो स्कूल चाहिए वो किसी ऐसे कैंडिडेट को मिल जाए जो पात्र ही ना हो, तब की स्थिति में ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो गई। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि शायद DPI जो है वो इस पर ध्यान देगा, पहले वेरिफिकेशन हो उसके बाद में ही जो
पात्र अपात्र की सूची है, उसके बाद आपका स्कूल अलॉट हो। व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक एवं सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी है। ये उसी के बारे में डिटेल दिया गया है कि यदि आप लेक्चरर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको DPI जाना होगा, अगर आप शिक्षक के लिए हैं तो आपको संभाग स्तर पे जाना होगा, और अगर आप सहायक शिक्षक के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो आपको उस जिला में जाना होगा जहाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है। अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। पात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे। 7 नंबर के जो पॉइंट है उसे पढ़कर यही लग रहा है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो स्कूल अलॉट होने के बाद होगा, और स्कूल अलॉट होने के बाद वेरिफिकेशन के बाद पात्र की सूची आएगी। ये शायद सूची ना आए, इंडिविजुअल कैंडिडेट है उनके लॉगिन ID पर ही शो हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या होगी। जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा। यदि आप अपात्र हो जाते हैं तो आपको कारण सहित ये बताया जाएगा कि आप क्यों अपात्र हुए हैं। अपात्र अभ्यर्थी चाहें तो अपात्र होने की 7 दिवस के भीतर अपना दावापत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि आप अपात्र हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपात्र नहीं हैं, आप पात्र हैं, तो आप DPI में जाकर अपना जो दावापत्ति है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पर अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र दिया गया है, जिसे आपको वेरिफिकेशन और पात्र होने के बाद जरूरत पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र। तो उम्मीद करते हैं आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। एक डाउट यहाँ पर सबका बना हुआ है अभी कि वेरिफिकेशन पहले होगा या स्कूल अलॉटमेंट पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रथम एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।